हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आई सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हर एक क्वेश्चंस जो है सीटेट में पूछे जाने जो है योग्य है। हर एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये थोड़ा मॉडरेट पेपर होगा, मतलब आपको थोड़ा सा जो है समय लगेगा और थोड़ा सा ध्यान से पेपर को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। 50 लाइक्स का टारगेट है लाइक मोटिवेशन के लिए। हम आपके लिए इसी प्रकार से डेली आपको टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, नए जो है मॉडल पेपर आधारित क्वेश्चंस हो गए, बिल्कुल नए क्वेश्चंस हो गए, ये सभी चीज़ें आपको इस चैनल में मिल जाती हैं। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ झटपट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बीजों के अंकुरण की अवधारणा को कक्षा में पढ़ाते समय टीचर को चाहिए कि वह बच्चों को जानकारी दे। तो जब बीज अंकुरण को पढ़ा रहा हो टीचर, तो वो जो है टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चों को किन अवधारणाओं पे बात करनी चाहिए। इसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए। कक्ष में हवा के तापमान एवं नमी की जो है जानकारी उसे देना चाहिए टीचर को, या फिर जो है क्लास में की गई जो है सजावट की जानकारी, सजावट से कोई लेना देना नहीं, धूल और मिट्टी की जानकारी से भी कोई नहीं, और यहाँ पे फर्नीचर का कोई नहीं, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो गया ऑप्शन ए। बीज का अंकुरण अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो बीज जो है पौधा कैसे बनेगा, इस संबंध में बहुत ज़रूरी है कि सही तापमान और मिट्टी में सही नमी का होना। जब तक ये 2 चीज़ें नहीं मिलेंगी, बीज जो है मतलब अंकुरित नहीं होगा और वो पेड़ का रूप नहीं लेगा। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन ए। बर्फ के घर जो इग्लू होते हैं, जिन्हें हम बर्फ के घरों को हम इग्लू कहते हैं, और ये जो घर होते हैं ये ध्रुवीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। अंटार्कटिक है ना, अटलांटिक जो है ओशियन क्षेत्रों में आपको ये जो है घर जो है देखने को मिलेगा। यहाँ भूमि हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। बनाए जाते हैं ये घर, वहीं पे बनाए जाते हैं। इन घरों के विषय में पढ़ाते समय आप टीचर बच्चों को जो है निम्न में से कौन सी जानकारी नहीं देंगे, मतलब कौन सी जानकारी यहाँ पे गलत दी गई है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए। इन घरों का निर्माण करने वाले लोगों को जो है स्कीमो कहा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, इन घरों का आकार जो है गुंबदाकार रखा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही जवाब है। और इन घरों का जो आकार होता है तो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, ताकि बर्फ जो है इसके ऊपर ना जमाए और ये सब ऐसे ऐसे फिसल जाए। और यहाँ छोटा सा एक गेट होता है इस तरीके से। तो इन घरों का जो आकार होता है गुंबदाकार होता है। साथ ही प्रवेश के लिए मध्य में एक जो है डोर या छेद की तरह दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर भूसा और पेड़ की जो है पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, यहाँ पे ये कथन गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि देखिए ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। एक तो पहली बात, ये घर ध्रुवीय क्षेत्रों में, और ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ पे मिट्टी नहीं होती वहाँ फर्श में जो है बर्फ ही बर्फ होती है। जब बर्फ नहीं होगी तो पेड़ और जो है पेड़ पौधों की जो है पत्तियां कहाँ से लाओगे? तो इसलिए ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीचर ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ जो है सिंक्रोनस है ना तुल्यकालिक जो है संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? अब देखिए ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शब्दावलियां आधारित होती है। अब सिंक्रोनस जो है संप्रेषण का मतलब अगर जिनको पता है वो एक झटके में इसका आंसर दे देंगे, जिनको नहीं पता वो जो है सिंक्रोनस मतलब होता है सिंक्रोनाइज, मतलब होता है ऐसी जो है सूचना का आदान प्रदान करना जहां पे सूचना का आदान प्रदान जो है तुरंत हो जाता हो। जैसे फोन से जो हम सूचना भेजते हैं ना तो तुरंत मिलती है कि नहीं मिलती है, ईमेल के माध्यम से। तो बस यहाँ पे सिंक्रोनस जो है संप्रेषण का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए प्री रिकॉर्डेड वीडियो, तो भाई पहले से रिकॉर्ड करोगे फिर उसको भेजोगे, तो ये हो गया गलत। आंसर हो गया यहाँ पे डी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट और फोन कॉल। ठीक है, ऑप्शन हो गया यहाँ पे डी। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईडब्ल्यूएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा? थीम है भोजन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करें, तब तक मैं समझाने का भी प्रयास करता हूं। यहाँ पे एक थीम दी गई, यात्रा और रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन से ही आपको यात्रा शुरू होती है आपकी। उसी प्रकार से भोजन की बात अगर हम करें
तो भोजन कहाँ मिलेगा आपको? दुकानदार के पास थोड़ी ना मिलेगा, जंगल के पास थोड़ी ना मिलेगा। भोजन से रिलेटेड जो भी सामग्री हैं वो आपको कृषि फार्म में मिलेंगी। तो इसका मतलब है आंसर हो गया यहाँ पे ए। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है दुकानदार वाला आंसर लगा देते हैं या फिर इसको किसान से जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य है क्या है? ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना और उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए इस संबंध में, या फिर जो है विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। पर्यावरण की क्लास में सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट है बच्चों के संदर्भ में कि जो बच्चे जो है बाहरी दुनिया को अपने ज्ञान से जोड़ सके। जैसे अगर हम पेड़ पौधों के बारे में बताते हैं तो बाकायदा उनको एक सही ढंग का पेड़ जो है, ओरिजिनल पेड़ जिसे कहेंगे, उसको दिखाना और उसके बारे में बताना। जैसे इसे कहते हैं लीफ, लीफ मतलब पत्ती, ये देखो बेटा पत्तियों की तरह दिख रहा है, ये पत्ती होता है। इसे कहते हैं रूट, इसे कहते हैं स्टेम, है ना। तो ये सारी, इसे कहते हैं फ्लावर, इसे कहते हैं सीड। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे सामने से, तो बच्चा जो है उससे बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों से कनेक्ट होता है और लर्निंग जो है स्किल्स उसकी बेहतर होती है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। तो जो पर्यावरण की क्लास हो या कोई भी क्लास हो, सरल प्रयोग क्यों किए जाते हैं? इसका मूल उद्देश्य होता है कि बच्चों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करना, अवलोकनों को दर्ज करना और उनका विश्लेषण करने के लिए जो है किया जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी यहां सभी आंसर गलत होंगे। ईडब्ल्यूएस शिक्षण के दौरान एक टीचर का बयान या प्रश्न जो बच्चों को स्वयं या उस अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पे देखिए चार आंसर। तो अपने प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए, खोजपूर्ण प्रश्न। ठीक है, कक्ष में शिक्षार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों की अवधारणा स्पष्ट कराते समय टीचर को चाहिए कि वह, अब प्राकृतिक संसाधन की अवधारणा को अगर हम स्पष्ट कर रहे हैं तो टीचर को क्या चाहिए? तो टीचर जो है प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताएगा, जैसे भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थ, इनके बारे में जानकारी देगा। ठीक है, तो आंसर हो गया यहाँ पे सी, बाकी सभी आंसर्स यहाँ पे गलत होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस टीचर को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय बल देना चाहिए। तो योगात्मक मूल्यांकन देते समय टीचर को क्या, किस पर बल देना चाहिए प्रश्न पत्र तैयार करते हुए? तो उसकी लंबाई की, प्रश्न कितना, पत्र जो है पेपर कितना लंबा हो, है ना, उसकी जगह सामग्री कवरेज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि अंकों पर, ना कि लंबाई पर। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वह प्रश्न पत्र की जो सामग्री, क्वेश्चंस कैसे हैं, ठीक है, आप प्रश्न किस तरीके से पूछ रहे हैं, प्रश्न क्या इतने अच्छे हैं, प्रोडक्टिव हैं कि बच्चे की जो है अवलोकन क्षमता का विकास करें, सोचने की जो है ऐसे प्रश्न होने चाहिए जहां पे बच्चा सोचे, है ना, अब सारी सोच के प्रश्न होने चाहिए इस तरीके से। उसका उद्देश्य क्या है प्रश्न पूछने का, आपका योगात्मक मूल्यांकन का मूल्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो यहाँ आंसर हो गया ऑप्शन बी। आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा? तो यहाँ पे हमें, अगर हम पुस्तकों का हम चयन करेंगे तो सबसे बेहतरीन जो चीज़ हमें लगती है वो ये है कि जो बच्चों की जो बुक होनी चाहिए वो एक तो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बाल उन्मुख होनी चाहिए, जहाँ पे बच्चों की जो है चित्रें हों छोटे छोटे, है ना, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से जो है टॉपिक्स दिए गए हों। उसके बाद जो है लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, यहाँ पे एग्जैक्ट सही होगा। 11वां क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय हमें थीम पर ध्यान देना चाहिए। देखिए विषय थोड़े बड़े होते हैं, थीम छोटे होते हैं। अब थीम जब छोटे होते हैं तो ये इंटरेस्ट बढ़ाते हैं बच्चों को, है ना, बोर नहीं लगता, इंटरेस्ट होता है, इससे बच्चों की पढ़ने की रुचि जगती है। तो इसलिए ये कथन तो यहाँ पे सही मालूम पड़ रहा है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना
टीचर और विद्यार्थियों के लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई अगर थीम से पढ़ाएंगे, आप छोटे छोटे टॉपिक्स में पढ़ाएंगे और एक छोटा सा जो है थीम, जैसे आप पढ़ाते वक्त जो है कुछ जो है रोल प्ले अदा करना, यही थीम आधारित हो गया ना। तो यहाँ पे बच्चों के लिए पढ़ना आसान हो जाए और टीचर के लिए आसान है, ये भी सही है। लेकिन ये दोनों सही है, लेकिन व्याख्या एक दूसरे की नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया सी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है कारण जो है वो अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो पहला बात तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य इसलिए होता है, हम बच्चों को क्यों ईवीएस पढ़ाते हैं? इसलिए ईवीएस पढ़ाते हैं ताकि पर्यावरण विषयों के बीच के संबंध में बच्चे के अंदर जिज्ञासा जागृत हो और रचनात्मकता पोषण हो। ठीक है, मतलब स्वयं से कार्य करने के लिए उत्साहित हो, जिज्ञासु हो, इस तरीके वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जगे। ये बात बिल्कुल सही है। पर्यावरण के मुद्दे के बारे में जागरूकता विकसित करना, बच्चे के अंदर ये बात बिल्कुल सही कि भाई पर्यावरण के संबंध में जो है हम बच्चों को जागरूक भी करना चाहिए। बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक जो है गतिविधि में शामिल करना चाहिए। जैसे हम बच्चों को जो है गतिविधि आधारित पढ़ाएंगे, तो जैसे भ्रमण पे लेके जाएंगे, पार्क में लेके जाएंगे, है ना। तो जिस प्रकरण को आप पढ़ा रहे हैं उसी प्रकरण के संबंध में जो है आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाना, तो यह बिल्कुल सही होगा। बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में देखना, ये यहाँ पे आंसर गलत होगा। ऑप्शन 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। इसका मतलब है यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। ठीक है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका मूल कारण क्या है? तो पक्षी जो होते हैं वो गर्दन इसलिए हिलाते हैं क्योंकि उनकी आंख की जो पुतलियां होती हैं वो घूमती नहीं है, स्थिर रहती है, इसलिए वो घुमाते हैं। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन सी। एक विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर हमें विचार करना है। मैं जिस जगह से आई हूं वो बहुत ही पहाड़ी इलाका है। तो मतलब एक तो पहाड़ी इलाका है, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, पहाड़ है, बर्फ भी गिरती है, ठंड भी अधिक पड़ती है, हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है, हमारे जो घर हैं वो पत्थर और लकड़ी से बने हैं। ठीक है, तो छात्रा आमतौर पे कहाँ से आई है? तो देखिए असम से तो आई नहीं होगी, क्योंकि असम में जो घर होते हैं आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि बांस के होते हैं, 10 फीट ऊंचे बने होते हैं। ठीक है, तमिलनाडु चेन्नई में जो है आपको जो है इस तरीके के घर देखने को नहीं मिलेंगे। उदयपुर में भी देखने को इस तरीके से नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको मिट्टी के घर सामान्यतः दिखते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आंसर हो गया मनाली। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। हो सकता है मनाली न दे तो आपको यहाँ पे ऐसा देगा जगह जहाँ पे बर्फ गिरती हो, लेह, लद्दाख। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा, कश्मीर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार करना है। तो पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित और भंडारण करना और पानी और खनिजों का अवशोषण करना। तो यहाँ पे पौधों के संबंध में अगर हम बात करें तो आंसर हो गया ऑप्शन, यहाँ पे जो मुझे लग रहा है यहाँ पे जड़ के संबंध में बोल रहा है। ठीक है, पौधों में जो जड़ होता है उसके कार्य पे हमें विचार करना है। किस पे? जड़। तो जड़ क्या करती है, रूट क्या करती है, ये हमें पौधों को सहारा देती है और ये ह्यूमस प्रदान नहीं करती, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ह्यूमस तो प्रदान करेगी पत्तियां, पत्तियां जो है ह्यूमस प्रदान करती हैं। ठीक है, भोजन को संचित भंडार करना भाई, और पानी और खनिजों का अवशोषण करना, अवशोषित करना। तो आंसर हो गया ए सी डी। आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर टीचर के लिए टेलीविजन का उपयोग स्थान है क्योंकि? तो यहाँ पे टीचर शिक्षण के तौर पे अगर हम टेलीविजन की बात करें तो इसका क्या मतलब है? आंसर हो गया 16वें का, देखिए। तो टेलीविजन का उपयोगी स्थान है क्योंकि तो ऐसा माना जा सकता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, मेरे अनुसार जो है 16 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। एक अच्छे टीचर की यहाँ पे कमी देखी जा रही है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए टेलीविज़न का उपयोग ये दर्शाता है कि टीचर जो है अच्छा नहीं है और टीचर बाकी जो काम जो टेलीविज़न को जो टीचर को करना चाहिए वो इस समय टेलीविज़न कर रहा है। ठीक है, आंसर यहाँ पे बाकी
सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं सही होगा। टेलीविजन का पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, तो पूरा टेलीविजन जो है पूरे विस्तार के साथ जो है पाठ्यक्रम को प्रस्तुत बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन ए। हमें कोशिश करनी है कि इन 4 ऑप्शंस में ही आंसर ढूंढना होता है, तो कई बार हमें मैचिंग समझ में नहीं आती है ना, 4 ऑप्शंस भी हमें गलत लगते हैं, लेकिन हमें 4 में से सबसे ज़्यादा तर्कसंगत आंसर देना होता है। बात समझ गए। मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में से शामिल है, तो मानचित्र जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो यहाँ पे पढ़ाते समय उसको स्थान के संबंध में जानकारी होनी चाहिए, दूरियां, दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। कक्षा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता है, तो कक्षा में पढ़ाते समय पाठ्य पुस्तक क्या काम करता है, बुक्स क्या काम करती है, सिलेबस क्या काम करती है, तो इसका मूल उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, इसका मूल उद्देश्य होता है शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में ये जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं ये सहायक होती हैं। दूसरी बात यह है कि एक प्रमाणिक होता है, प्रमाणिक मटेरियल होता है, संगठित होता है। भाई 2 पेज में ये टॉपिक खत्म हो गया तो संगठित हो गया। इसमें बहुत ही चयनित जानकारी होती है जो आप बच्चों को देते हैं। ठीक है, तो इसमें समय की बर्बादी जो है बच जाती है, फिर बच्चों को पढ़ाना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आंसर 18वें का है, सीखने के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवस्थित विषय वस्तु। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें प्रमाणिक, संगठित और चयनित जानकारी ये प्रदान करती है। ठीक है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो देखिए, ताजमहल जो जो आसपास का जो पॉल्यूशन है वो सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता की वजह से ऐसा हुआ है। और ये कहाँ से निकल रहा है, ज़्यादातर ये क्या बोलते हैं, मथुरा में जो है जो ऑयल फैक्ट्रियाँ हैं ना, उससे जो है यहाँ पे निकल रहा है धुआं, उसके पॉल्यूशन से जो है ये ताजमहल पीला हो रहा है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई मात्रा निम्नलिखित में से किस एक के अलावा अन्य सभी का कारण है। तो ग्रीन हाउस गैसें जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं, है ना, और ये कौन कौन सी हैं, तो ये सार्वभौमिक तापमान के अलावा सभी का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु निम्न में से कौन सी पद्धति सही है। तो यहाँ पे देखिए आंसर 21वें का 21 का यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। टीचर के द्वारा बनाए गए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में आग प्रकरण को पढ़ाते समय टीचर जो है आग की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित में से प्रश्न पूछता है। अब देखिए, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, इसलिए आंसर कई बच्चे बड़े जो है क्वेश्चन देख करके ही गलत कर देते हैं, घबरा जाते हैं। आग के प्रकरण को पढ़ा रहा है, क्या आग हमें जला सकती है, तो ये प्रश्न जो है अनुभव प्रदान करता है। क्या जला सकती है, तो हाँ बिल्कुल जला सकती है, जल चेक करके देखो। तो ये अनुभव आधारित है, ये सीधे जो है आग जो है सीधे अनुभव प्रदान करने से आधारित है, ये बात बिल्कुल सही है। खाना किसमें पकाया जाता है, तो ये खाना किसमें पकाया जाता है, ये आग के उपयोग पर आधारित है। ठीक है, ये आग के उपयोग में, ये अनुभव और प्रभाव पर आधारित है, ये आग के उपयोग पर आधारित है। 2 पत्थर को रगड़ने से क्या होगा, तो आग निकलेगी, तो उत्पन्न होने की प्रक्रिया पर आधारित है। तो ये जो कौशल डेवलप हो रहा है, यहाँ वर्गीकरण संवेगात्मक नहीं है, अवलोकन नहीं है, यहाँ पे चिंतन कौशल का विकास हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को किसी राष्ट्रीय उद्यान ले जाने की योजना बनाते हैं, मतलब नेशनल पार्क ले जा रहे हैं। आप जो है शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। अब आप अगर बच्चों को राष्ट्रीय उद्यान लेके जाएंगे, तो आप देखिए नेशनल पार्क लेके जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट जो है आपको जानवर दिखेंगे, तो उनके लिए खाने की वस्तु जो है देना जो है अच्छी बात नहीं होगी। बाकी सभी उनके संबंध में ये पता लगाना कि क्या खाते हैं,
उनकी फ़ोटो खींचना, उसके संबंध में कोई जो है जानकारी पता चले तो उसे जो है लिखना, है ना, चित्र बनाना, ये सभी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन खाने के समय हो सकता है कि कोई किसी जानवर को किसी आपके दिए हुए खाने से एलर्जी हो और वो उसकी वो खतरे में पड़ जाए या एलर्जी की वजह से उसकी जान खतरे में पड़ जाए। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में रोल प्ले आयोजित करने का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो रोल प्ले का क्या कार्य होता है? देखिए, रोल प्ले जो होता है वो सीधे अनुभव प्रदान करता है। जब आप किसी चीज का रोल करते हैं तो अनुभव प्रदान करता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, सक्रिय सक्रिय जो है भागीदारी को बढ़ाता है, विचारों को जो है व्यक्त करने का एक साधन हो जाता है ना। यही सब चीजें हैं यहाँ पे। तो 24 का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे सक्रियता को सुनिश्चित करता है, आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है। अधिगम की प्रक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की जो है सक्रियता को सुनिश्चित करता है, क्योंकि रोल प्ले में व्यक्ति जो है सक्रिय रूप से काम करेगा, निष्क्रिय तो होगा नहीं। तो यहाँ पे अधिगम के एक रास्ता को तोड़ता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि सीखने की क्षमता को और बढ़ाता है। ठीक है। विचारों को अभिव्यक्त करने का एक साधन है। यहाँ पे बात समझ गए? चलिए, निम्न में से कौन सा जो है कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो पेड़ पौधों को तो किस स्थान में, जैसे अब जैसे आप बात करें तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन दोनों में वनस्पतियां कहाँ सबसे ज़्यादा होंगी? तो ऑब्वियसली यूपी में होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये एक जो है वर्षा ये वाला क्षेत्र है और ये एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे वर्षा जो है, जल जो है किसी क्षेत्र की वनस्पति और जीवो जंतुओं की संख्या को निर्धारित करते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए अधिगम के नियम से संबंधित है? थॉर्नडाइक जिसने दिया था सीखने का सिद्धांत, और सीखने के तहत 3 जो है नियम दिए थे। एक अभ्यास का नियम, निरंतर डेली अभ्यास से आप जो है अपने सीखने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। प्रभाव का नियम, किसी चीज़ के प्रभाव में आकर के आप अपने सीखने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। अब वो चाहे टीचर के प्रभाव में आइए, चाहे किसी मोटिवेशनल स्पीकर के प्रभाव में आइए, चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड के प्रभाव में आइए, या फिर जो है आप जो है आप क्या बोलते हैं, आप किसी पुरस्कार के प्रभाव में आइए कि पापा मुझे साइकिल दोगे तो मैं जो है अच्छे से पढ़ाई करूंगा, या पापा ने कहा कि तुम इस बार पास हो गए ना अच्छे नंबरों से तो मैं तुम्हें साइकिल दूंगा। तो इसके प्रभाव में आकर के अपनी जो है अधिगम क्षमता को बढ़ा देना। तत्परता मतलब आपके कार्य में इस चीज़ में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आपकी अगर रुचि है तो वो तत्पर होगे। अगर आपकी रुचि नहीं है तो आपके जो है सीखने की जो रेडीनेस है वो आपकी कम होगी। तो यहाँ पे तीनों ही यहाँ पे सही है। ठीक है। थॉर्नडाइक से जुड़े हुए ये तीनों ही नियम है। शिक्षा ग्रहण करने वाला जब करके सीखता है, क्या कार्य करके सीखता है, तो वह उसके स्थायी ज्ञान में शामिल हो जाता है। यह सिद्धांत कौन सा है? तो ये सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा, बाकी सभी यहाँ पे गलत हो जाते हैं। ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे हल्दी, नील किससे जो है मिश्रित तथा पुष्पों के वर्णों और पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये मुझे लगता है 3-4 बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। सीटेट में और डिफरेंट एग्जाम में भी पूछा गया। तो प्राकृतिक, जहाँ पे पेंटिंग में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता हो और ख़ास तौर से हल्दी, चावल, इस तरीके खाने पीने की वाली चीज़ों का, तो ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित। ये कहाँ से संबंध है? मधुबनी। ये कहाँ का है? बिहार से। ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इसको अभी हाल ही में जो है 2-3 साल पहले जीआई टैग भी दिया जा चुका है। चलिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो ईवीएस पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है? तो उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पर बल देना, ये बिल्कुल नहीं है। लिंग संबंधी विषयों की या हाशियाकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, बच्चों को याद करने की कला का विकास करना, या फिर वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना और उसका प्रत्याह्वान करना। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, ईवीएस में भावनात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक है। तो यहाँ पे भावनात्मक पक्ष की बात हो रही, तो यहाँ पे साथ मिलकर के कार्य करना सीखना। आंसर हो गया ऑप्शन सी।
तो इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ झटपट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।